हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब सोफी का संसार। और आज इसका 35वां अध्याय है और ये आखिरी अध्याय है जिसका नाम है द बिग बैंग, बड़ा धमाका। देखते हैं लेखक के विचार। हिडले ग्लाइडर में अपने पिता के बराबर आराम से बैठ गई थी और वो चुपचाप थे। फिर पिता ने मौन तोड़ा। यह एक विचित्र विचार है कि हम ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो जीवित ग्रह है। सारे ब्रह्मांड में शायद एकमात्र ग्रह है। एक प्रकाश मिनट वह दूरी है जो प्रकाश 1 मिनट में तय या पूरी करता है। सूरज कितना दूर है? यह 8 प्रकाश मिनटों से थोड़ा अधिक दूर है। जून के गर्म दिन सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हमारे चेहरे को गर्माहट देती हैं, वे हम तक पहुंचने से पहले ब्रह्मांड में 8 प्रकाश मीटर तक चल चुकी होती हैं। प्लूटो जो सौर प्रणाली में सबसे दूर ग्रह है, हमसे 5 प्रकाश घंटे दूर है। जब एक खगोलशास्त्री एक टेलीस्कोप द्वारा प्लूटो को देखता है तो वह वास्तव में समय में 5 प्रकाश घंटे पीछे जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि प्लूटो का चित्र हम तक पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। यह अच्छा है हिडले, किंतु यहाँ पृथ्वी पर हमने अपने आप को सही दृष्टिकोण में लाना बस शुरू किया ही है। हमारा अपना सूरज मिल्की वे या आकाशगंगा नाम से के सितारों के समूह में से, जिसमें 40,000 करोड़ सितारे हैं, एक है। यह आकाशगंगा एक बड़े डिस्कस जैसी है और हमारा सूरज इसकी वर्तुलाकार बाहों में से एक में स्थित है। जाड़ों की एक साफ रात में जब हम आसमान में ऊपर देखते हैं तो हमें सितारों की एक विस्तृत पट्टी दिखलाई देती है। ऐसा इसलिए है कि हम आकाशगंगा के केंद्र में की ओर देखते होते हैं। मेरा ख्याल है कि इसी कारण आकाशगंगा को स्वीडिश भाषा में विंटर स्ट्रीट कहते हैं। आकाशगंगा में जो सितारा हमसे सबसे नजदीक है उसकी हमसे दूरी 4 प्रकाश वर्ष है। हो सकता है यह सामने दिखलाई देने वाले द्वीप के बस ऊपर हो, किन यदि तुम यह कल्पना कर सको कि सितारों को देखने वाले इसी समय वहां बैठा हुआ एक बड़े से शख्स टेलीस्कोप से हमें देख रहा है, तो वह जर्गले को ऐसा देखेगा जैसा वह 4 वर्ष पहले था। हो सकता है वह एक 11 साल की लड़की को ग्लाइडर में अपने पैर झुलाते हुए देखे। अविश्वसनीय, किंतु यह तो सबसे समीपवर्ती सितारे की बात है। संपूर्ण आकाशगंगा या नेबुला हम इसे कहते हैं। तो फिर हमारे लिए अंतरिक्ष में देखने का एक ही तरीका रह जाता है, समय में पीछे देखना। हम यह कभी नहीं जान सकते कि अब इस समय ब्रह्मांड कैसा है। हम सिर्फ यह जानते हैं कि तब यानी बहुत पहले यह कैसा था। जब हम ऐसे सितारे को देखते हैं जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम अंतरिक्ष के इतिहास में हजारों वर्ष पीछे की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। किंतु जो कुछ भी हम देखते हैं वह हमारी आंख में प्रकाश लहरों के रूप में आता है और इन प्रकाश लहरों को अंतरिक्ष में से होकर यात्रा करने में समर्थ लगता है। किंतु यहाँ एक तो हम केवल अपनी आकाशगंगा की बात कर रहे हैं। खगोल शास्त्री कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी जैसी 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं और सबसे सुंदर आकाशगंगाओं का हमें ज्ञान है। वे हमसे लगभग 1,000 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हैं। यद्यपि यह समझना बड़ा कठिन काम है कि समय में इतना पीछे चले जाने का क्या अर्थ है, फिर भी खगोल शास्त्रियों ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसका हमारे विश्व चित्र के लिए अत्यंत महत्व है। प्रकट रूप में कोई भी आकाशगंगा अंतरिक्ष में वहां बने नहीं रहती जहां वह एक समय है। सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से अत्यंत तेज रफ्तार से दूर जा रही हैं और वे जितने ही हमसे दूर हो रही हैं उसकी रफ्तार उतनी ही तेज होती जा रही है। इसका अर्थ हुआ कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी हर समय बढ़ रही है। मैं इसे देखने की कोशिश
कर रही हूँ। बिग बैंग के कारण सारा सार तत्व ब्रह्मांड में सभी दिशाओं में फैल गया, चिटक गया और जैसे ही ये कर्मिक रूप से ठंडा हुआ, इससे सितारे व आकाशगंगाएं और चांद एवं ग्रह बन गए। किंतु मैं सोच रही थी कि आप कह रहे थे कि ब्रह्मांड अभी भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, मैंने कहा था, यह इसी करोड़ों वर्ष पहले हुए धमाके के कारण बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड का समय रहित भूगोल नहीं है। ब्रह्मांड एक घटना है, यह हो रहा है। ब्रह्मांड एक विस्फोट है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं अल्पनीय रफ्तार में एक दूसरे से दूर उड़ी जा रही हैं। क्या यह गुरुत्वाकर्षण और सक्रियमाणता नहीं है? सही, और यही बात आकाशगंगाओं पर भी लागू होती है। हालांकि ब्रह्मांड बढ़ता ही जाता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दूसरी दिशा में काम कर रही है और एक दिन कुछ करोड़ वर्षों में गुरुत्वाकर्षण आकाशीय पिंडों को उस समय फिर एक जगह इकट्ठा कर देगा, जिससे भयंकर विस्फोट की शक्ति कमजोर हो जाएगी। तब हम एक विपरीत दिशा का विस्फोट देखेंगे, यथाकथित अंत विस्फोट। किंतु दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि यह ऐसे होगा मानो किसी चलचित्र की धीमी गति से चलाया जा रहा है। आप इसकी तुलना गुब्बारे की उस स्थिति से कर सकते हैं जब आप इसकी हवा निकालते हैं। क्या फिर सभी आकाशगंगाएं आपस में खिंचकर एक सख्त केंद्रित हो जाएंगी? हाँ, तुमने ठीक ही समझा है। किंतु फिर क्या होगा? इसके बाद फिर एक और बिग बैंग होगा और ब्रह्मांड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वे पुराने प्रकृति के नियम काम कर रहे हैं और फिर नए सितारे आकाशगंगाएं बनेंगे। अच्छी सोच है। खगोल शास्त्री सोचते हैं कि ब्रह्मांड के भविष्य संबंधी दो परिदृश्य हैं। या तो ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता जाएगा, जिससे कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर और दूर होती चली जाएंगी, या ब्रह्मांड फिर से संकुचित होना शुरू कर देगा। ब्रह्मांड का डिल ढोल कितना भारी और बृहत् है, इससे यह निर्धारित होगा कि क्या होता है, और इसे जानने का अभी खगोल शास्त्री के पास कोई विधि या तरीका नहीं है। ये सारा सामान कहाँ से आया? इसमें अचानक विस्फोट हो गया। एक ईसाई के लिए बिग बैंग को सृष्टि के वास्तविक क्षण के रूप में लेना लेना हो जाए लेना स्पष्ट और सहज है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने कहा, सब जगह प्रकाश हो जाए। तुम्हें संभवतः याद हो कि अल्बर्टो ने इतिहास के रेखावत होने संबंधी ईसाई दृष्टिकोण का संकेत भी किया था। दृष्टि के ईसाई मत के दृष्टिकोण से यह कल्पना करना बेहतर होगा कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्या यह सच ही बढ़ रहा है? पूर्व में इतिहास का चक्रीय दृष्टिकोण है। दूसरे शब्दों में, इतिहास समय को शाश्वत रूप से दोहराता चलता है। भारत में उदाहरण के लिए एक प्राचीन धारणा है कि दुनिया निरंतर खुलती और बंद होती रहती है, और इस प्रकार यह ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि के बीच होती चलती जाती है। यह विचार निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ समन्वय इस चिंतन में पाता है कि ब्रह्मांड एक शाश्वत प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर बढ़ता और संकुलित होता रहता है, ताकि यह फिर बढ़ सके। मेरे मन में विशाल ब्रह्मांडीय हृदय का एक चित्र है, जहाँ हृदय धड़कता है और धड़कता है, धड़कता है। मैं सोचती हूँ दोनों ही धारणाएं बराबर अकल्पनीय और बराबर चिंताकर्षक हैं। सोफी चुप थी। जब मेजर बिग बैंग का खुलासा कर रहा था, तो सोफी ने बाग के ऊपर एक नजर डाली। वह उस शब्द के अंदर कोई चीज थी जिसने उसके दिमाग में विचार की एक धारा शुरू कर दी थी। वह कार में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। तुम क्या कर रही हो? अल्बर्टो ने पूछा। कुछ नहीं। उसने ग्लव कंपार्टमेंट खोला और एक रिंच वहां देखा। उसने दबोचकर उसे
इसे पकड़ लिया और कार के बाहर कूद गई। वह ग्लाइडर के पास तक गई और ठीक हिडले और उसके पिता के सामने खड़ी हो गई। पहले तो उसने हिडले का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, किंतु वह प्रयास पूरी तरह व्यर्थ रहा। फिर उसने यह पाना उसके सिर के ऊपर किया और इसे हिडले के माथे में दे मारा। आउच, हिडले ने कहा। फिर सोफी ने मेजर के भी माथे पर वार किया, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई। यह क्या था? उसने पूछा। सोचती हूँ मुझे ततैये ने काट लिया है। वह संभवतः सुकरात था जो तुम्हें जीवन में लाने के लिए डंक मार रहा था। सोफी घास में लेट गई और ग्लाइडर को धकेलने का प्रयास किया, किंतु वह गतिहीन बना रहा। क्या यह इसे 1 मिलीमीटर भी सरका सकी थी? बेहद ठंडी हवा आ रही थी। इडले ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हवा तो बहुत हल्की है। यह केवल वैसी नहीं है, कुछ है। केवल हम दो और गर्मियों की ठंडी रात। नहीं, हवा में कुछ है। और यह क्या हो सकता है? तुम्हें याद है अल्बर्टो और उसकी गुप्त योजना? मैं कैसे भूल सकता हूँ। वे तो बस गार्डन पार्टी के से गायब हो गए। ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ गए। हाँ, किंतु हाँ, हवा में गायब हो गए। कहानी को कहीं तो खत्म होना था और बस यही वह चीज थी जो मैंने लिख दी। वह तो था, हाँ, किंतु वह नहीं जो बाद में हुआ। कल्पना करो वे यहाँ हों। क्या तुम इसमें विश्वास करती हो? मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, डैड। सोफी दौड़कर कार के पास वापस आ गई। बहुत बढ़िया, एल्बर्टो ने थोड़ा सा नोच करते हुए कहा। सोफी अपने हाथ में मजबूती से पाना पकड़े गाड़ी में चढ़ रही थी। तुम तुम में तो असाधारण प्रतिभा है सोफी। बस प्रतीक्षा करो और देखो। मेजर ने हिडले को अपने बाहों में ले लिया। तुम लहरों का विस्मयादिक खेल देख रही हो। हाँ, कल हमें पानी में नाव अवश्य उतारनी है। किंतु क्या तुम हवा में अजीब फुसफुसाहट सुन रही हो? ग्रह संजीव है, मालूम है तुम्हें? तुमने लिखा था कि पंक्तियों के बीच कुछ है। हाँ, मैंने लिखा था। शायद इस गार्डन में भी पंक्तियों के बीच में कुछ है। प्रकृति पहेलियों से भरी पड़ी है, किंतु हम तो आकाश के सितारों की बात करते हैं। शीघ्र ही सितारे पानी पर भी होंगे। ये ठीक है, यह वह है जिसे तुम जब छोटी थी तो बिना जले प्रकाश देने के बारे में कहा करती थी। और एक अर्थ में तुम सही थी। बिना जले प्रकाश देना और बाकी प्राणी उन तत्वों के बने हुए हैं जो एक समय एक सितारे में धुले मिले हैं। हम भी, हाँ, हम भी सितारों की धूल हैं। यह तो आपने बहुत सुंदर कहा। जब रेडियो टेलीस्कोप करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं से प्रकाश को पकड़ सकेंगे, तब वे उस समय के ब्रह्मांड का नक्शा बना देंगे जैसा वह बिग बैंग बड़े धमाके के बाद आदिम समय था। अगर रात साफ हो तो हम ब्रह्मांड के इतिहास में लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों वर्ष पीछे देख सकते हैं। इसलिए एक रूप में हम घर वापस आ रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब? आपका क्या मतलब है? तुमने और मैंने भी बिग बैंग से शुरुआत की, क्योंकि ब्रह्मांड में समस्त सार तत्व एक जैविक एकता है। एक बार अति प्राचीन काल में सार तत्व एक ऐसे बृहत डिलडोल वाले भारी ढीले की तरह है, एक जगह जम गया और एक पिन हैंड का वजन भी करोड़ों टन होता था। आदिकालीन अणु अति विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण विस्फोट कर गया। यह कुछ ऐसा था जैसे कोई चीज टूटकर बिखर गई। जब हम ऊपर आकाश की ओर देखते हैं तो हम स्वयं अपने मूल स्थान वापस जाने का रास्ता खोज रहे होते हैं। आपने भी क्या असाधारण बात कही है। ब्रह्मांड में सारे सितारे और आकाशगंगाएं एक ही समान सार तत्व की बनी हैं। किंतु यह पार्थिव सार तत्व क्या है? हमें इन संख्याओं के महत्व को अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बनाना चाहिए। अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ना ही पर्याप्त है। ब्रह्मांड तब भी उतना ही अज्ञेय होता है जब यह
संतरे के आकार के पत्थर के बराबर होता। जब भी यह सवाल उतना ही अभेय होता, यह पत्थर कहाँ से आया? सोफी तब लाल कन्वर्टिबल में अचानक उठ खड़ी हुई और खाड़ी पर दूर किसी चीज की ओर संकेत किया। मैं पतवार वाली नाव चलाना चाहती हूँ, उसने कहा। यह बंधी हुई है और हम अभी भी पतवार उठा नहीं सकेंगे। कोशिश करके देखें। आखिरकार यह मिडसमन इव है। चलो कम से कम पानी के पास तो एक तो जा ही सकते हैं। वे कार के बाहर कूदकर आए और नीचे बाग की ओर दौड़े। उन्होंने रस्से को ढीला करके कोशिश की। यह धातु के छल्ले में मजबूत बंधा था, किंतु वे इसका एक सिरा भी न उठा सके। यह तो ऐसा लगता है कि ऐसे किसी ने कील काट दी है, अल्बर्टो ने कहा। हमारे पास खूब सारा समय है। एक सच्चे दार्शनिक को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, गर्मियों की रात सबसे ज़्यादा अंधियारी होती है, किंतु यह जाड़ों में ज़्यादा चमकते टिमटिमाते हैं। आपको लेबनान के लिए रवाना होने से पहले की रात याद है? यह उस दिन की बात है जब मैंने तुम्हारे लिए दर्शनशास्त्र पर पुस्तक लिखने का निर्णय किया था। मैं क्रिश्चियन सैंड में एक बड़े स्टोर में और पुस्तकालय में भी गया, किंतु कहीं भी युवा लोगों के लिए कोई उचित पुस्तक नहीं मिली। यह ऐसा है मानो एक सफेद खरगोश की फर के बारीक बालों के टिप पर बैठे हों। मुझे पता नहीं प्रकाश वर्ष की रात में वहाँ बाहर कोई है या नहीं। पतवार वाली नाव अपने आप खुल गई। हाँ, खुली तो है। मैं इसे समझ नहीं पा रही। मैं नीचे गई थी और आपके नीचे पहुँचने से बस थोड़ा ही पहले मैंने इसे चेक किया था। अच्छा, तुमने चेक किया था? यह मुझे उस समय की याद दिलाती है जब सोफी ने अल्बर्टो की नाव उधार ली। आपको याद है यह झील में कैसे भटकती रही थी? मुझे लगता है इस बार भी वही यह कर रही है। आगे बढ़ो और मेरा मजाक उड़ाओ। सारी शाम मुझे ऐसा लगता रहा है कि यहाँ कोई है। हम में से एक को तैरकर इस पर पहुँचना होगा। टेड, हम दोनों चलेंगे। यहाँ पे हमारा आखिरी अध्याय खत्म होता है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।